हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डब्ल्यू डी नोवेल। तो फ्रेंड्स, आज की कहानी का नाम है वैम्पायर लव स्टोरी और यह भी एक नई कहानी है। स्टोरी इन्फो। रिया और निखिल ने आज पहली बार एक दूसरे को देखा था, लेकिन ये अचानक हुई ये मुलाकात किसी विश्व युद्ध से कम नहीं थी। पहली ही मुलाकात में जहां रिया और निखिल बस लड़े जा रहे थे, वहीं निखिल के मन में रिया के लिए नफरत ने घर कर लिया था। रिया, जो कि एक वैम्पायर थी, अक्सर चुपचाप सी रहा करती थी। उसके ना कोई दोस्त थे और ना ही वो किसी से दोस्ती करना चाहती थी। यही वजह थी कि लोग उसे घमंडी कहा करते थे। वहीं निखिल एक मिडिल क्लास परिवार का नॉर्मल सा लड़का था, जिसे घमंडी लोगों से सख्त नफरत थी। क्या निखिल कर पाएगा कभी रिया को पसंद? रिया के मन में निखिल को लेकर क्या है ख्याल? कैसे होगी इन दोनों की लव स्टोरी की शुरुआत? क्या होगा जब रिया का सच आएगा सबके सामने? जानने के लिए कहानी को पढ़िए वैम्पायर लव स्टोरी, सिर्फ आपके अपने पॉकेट नोवेल पर। धन्यवाद। फोल्डेड हैंड्स, फोल्डेड हैंड्स। CH1। रिया और निखिल की मुलाकात। निखिल सुंदर होशियार क्लास 11वीं का छात्र है। वह अपने क्लास का सबसे सुंदर लड़कों में से एक है। बस फर्क इतना है कि निखिल सभी लड़कों के जैसे अमीर नहीं है। यही कारण है कि निखिल सबके जैसा अट्रैक्टिव नहीं लगता है। गरीबी ही उसका कारण है, जिसके कारण उसके क्लास के सभी लड़के उसे परेशान करते थे। पर निखिल इन सभी बातों को नजरअंदाज करके बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान देता था। और स्कूल के बाद निखिल पार्ट टाइम जॉब भी करता था, जिसके कारण उसकी माँ को बाहर जाकर काम ना करना पड़े और उसकी माँ अपनी सेहत पर ध्यान दे सके, क्योंकि निखिल की माँ की तबीयत अक्सर खराब ही रहती है। और निखिल नहीं चाहता था कि उसकी माँ बाहर जाकर काम करे, जिससे उसकी माँ की तबीयत और भी खराब हो जाए। बस इसी कारण था कि निखिल पार्ट टाइम जॉब करता था और अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान देता था। निखिल सोचता था कि वह पढ़ लिख कर अच्छे से एक गवर्नमेंट नौकरी पा जाए, जिससे उसकी मम्मी को ज्यादा मेहनत ना करना पड़े और वह घर रह के आराम कर सके। निखिल क्लास में आज न्यू एडमिशन रिया का हुआ था, जो रंग रूप में किसी से कम नहीं है और वह अट्रैक्टिव है और उसके ऊपर क्लास के आधे लड़के दीवाने हैं। रिया के कपड़ों से लगता है कि वह एक बहुत अमीर घर की बेटी है। दूसरे दिन जब रिया स्कूल आती है तो उसका छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है, या ये कहें कि उसका निखिल का एक्सीडेंट हो जाता है। रिया की कार निखिल के साइकिल को ठोक देती है, जिसके कारण निखिल की साइकिल को काफी नुकसान पहुंचता है। और रिया एक घमंडी लड़की भी थी, जो किसी को भी सॉरी नहीं बोलती थी, चाहे गलती उसकी ही क्यों ना हो। रिया बिना निखिल से यह पूछे कि वह ठीक है या नहीं, वह उसे पैसे देकर वहां से चली जाती है। निखिल को रिया के ऊपर बहुत गुस्सा आता है और वह ये बोलता है कि हर एक चीज को पैसे से नहीं तोला जाता है, इंसानियत नाम की कुछ चीज भी होती है और तुम सॉरी भी बोलकर जा सकती थी। इस तरह घमंड दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। पर रिया उसकी बात नहीं सुनती है और उसे अनदेखा करते हुए वहां से चली जाती है। ये देखकर निखिल को और भी बुरा लगता है और निखिल अपनी साइकिल को सही करते हुए वहां से स्कूल के तरफ चला जाता है। रिया एक वैम्पायर है और यही कारण है कि वह किसी से भी ज्यादा बातें नहीं किया करती थी और ना ही किसी के करीब जाती थी। बस यही कारण था कि वह निखिल से बिना उसका हाल पूछे कि वह कैसा है और बिना सॉरी बोले ही वहां से चली गई। उसी दिन निखिल जब क्लास में रिया को देखता है तो वह सोचता है कि यह कितनी घमंडी लड़की है। और यही घमंडी लड़की उसकी क्लास में भी पढ़ती है और उसकी क्लासमेट भी है। और वहीं दूसरी तरफ जो लड़के रिया को देखते हैं, वह बस यही कहते थे कि यह कितनी सुंदर है और अपने मन में रिया को लेकर ख्याली पुलाव पकाते रहते थे। और बोलते हैं कि इसे मैं अपनी गर्लफ्रेंड बनाऊंगा, तो कोई बोलता है इसे मैं अपनी दोस्त बनाऊंगा, जो मेरे साथ हमेशा रहे। और बहुत से लड़के रिया के बारे में बहुत तरह की बातें करते थे। रिया इन सब को नजरअंदाज करते हुए क्लास में आकर अपना परिचय देने के बाद टीचर के बताए हुए डेस्क पर जाकर बैठ जाती है और शांति से अपना सारा क्लास अटेंड करती है। सारी क्लास लेने के बाद जब स्कूल की छुट्टी होती है तो रिया बिना किसी से बात किए अपनी कार लेती है और चुपचाप वहां से चली जाती है। कुछ लड़कियों का ये भी कहती है कि वह सुंदर है पर घमंडी है, पर कुछ लड़कों का कहना है कि सुंदर है तो घमंड क्यों ना करे, और सुंदर होने के साथ साथ वह बहुत अमीर भी है, तो यह नॉर्मल बात है कि वह घमंडी होगी। पर इस बात से हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, कैसी भी हो वह बहुत सुंदर है, उसे मैं अपना बना कर रहूंगा। ये बोलने के बाद सभी लड़के आपस में बात करते हुए हंसने लगते हैं। निखिल जब ये सब सुनता है तो वह सोचने लगता है कि वह एक नंबर की घमंडी और बिगड़ेल लड़की है। रिया ये सब उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनाने के बारे में सोच भी कैसे सकते हैं। ये सोचते हुए निखिल अपने दोस्त आदर्श के साथ जाता है और आदर्श से बोलता है कि रिया तुम्हें कैसी लगती है। आदर्श कहता है रिया बहुत अच्छी है, वह किसी से ज्यादा बातें भी नहीं करती, वह शांत रहती है, वह बहुत अच्छी लगती है मुझे भी। आदर्श की बातें सुनने के बाद निखिल कहता है कि तुम भी सभी लड़कों के जैसे बस उसकी तरफदारी मत करो, एक नंबर की घमंडी और बिगड़ी हुई है। तो आदर्श निखिल का मजाक बनाते हुए बोलता है कि तू ही उसे पर सुधार देना। इस पर निखिल कहता है कि वह मेरी दोस्त जब बनेगी तो मैं उसे सच में सुधार दूंगा और उसे बता दूंगा कि बोलने का सही तरीका क्या होता है। उसके बाद निखिल कहता है कि जब आप किसी को नुकसान पहुंचाते हैं तो सबसे पहले आपका ये फर्ज बनता है कि आप उसका हाल पूछे कि वह कैसा है, फिर उसे सॉरी बोलना चाहिए और जब नुकसान ज्यादा किया तो उसकी भरपाई में पैसे भी देने चाहिए, ना कि बिना कुछ बोले घमंड से बस पैसे देकर वहां से चले जाएं। इस पर आदर्श बोलता है कि तेरा और उसका झगड़ा हुआ है क्या, जो ऐसी बातें कर रहा है तू। इस पर निखिल सुबह में हुई सारी घटना आदर्श को बता देता है कि किस प्रकार उसका साइकिल का एक्सीडेंट रिया के कार से हुआ था और रिया बिना उसे सॉरी बोले ही वहां से चली जाती है उसे पैसे देकर। इस पर आदर्श हंसते हुए कहता है कि तेरी किस्मत ही खराब है, जो तेरी पहली ही मुलाकात की शुरुआत झगड़े से ही हुई। बेटा तेरा ही सही है। ये बोलकर आदर्श हंसने हंसने लगता है। हाँ हाँ हाँ, CH2 तू उसे सुधार देगा। आदर्श हंसते हुए अचानक से रुक जाता है और कुछ सोचने के बाद निखिल से बोलता है कि अबे तूने पहले क्या कहा था, रिया तेरी दोस्त बनती तो तू उसे सुधार देता। निखिल तू रिया का दोस्त बनना चाहता है
क्या पागल, ये बात तो पहले क्यों नहीं बोल दिया होता कि तू रिया को पसंद करता है इसलिए उसका दोस्त बनना चाहता है। फालतू में क्यों तू बोल रहा है कि वह घमंडी बिगड़ेल लड़की है जिसके कारण मैं उससे बातें ना करूं। यार जब वो तेरी पसंद है तो मैं वैसे ही उससे बातें कम करूंगा और जब करूंगा तो भाभी समझकर करूंगा या। इस पर निखिल कुछ सोचने लगता है और कुछ सोचने के बाद वह आदर्श से बोलता है कि तू पागल है, ये बिगड़ेल घमंडी लड़की मेरी दोस्त या मेरी पसंद बन सकती है क्या? कभी नहीं, तोबा तोबा, मैं ऐसा सोचा भी नहीं। मैं तेरा कोई दुश्मन हूँ क्या आदर्श, जो तू इस बिगड़ेल लड़की को मेरी पसंद बता रहा है? मैं मर जाऊंगा यार जिस दिन ये मेरी पसंद बन गई तो। इस पर आदर्श हंसता है, हाँ हाँ हाँ, रिया बहुत क्यूट और स्वीट लड़की है और तू उसे डेंजरस क्यों बताने पर तुला हुआ है? पागल है तू भी। तू क्या जाने, वैसी लड़कियां बस किस्मत वालों को ही मिलती हैं। इस पर निखिल कहता है तुम मिले किस्मत वालों को पर मुझे ना मिले तो ऐसी दुआ मत कर। आदर्श निखिल की सारी बातें दूर खड़ा एक लड़का सुन लेता है और वह ये सारी बातें जाकर दूसरे अमीर लड़कों को बता देता है और वह उनसे ये भी कहता है कि निखिल कह रहा था कि रिया उसकी दोस्त बनती तो वह उसे सुधार देता। निखिल की यह बातें दूसरे अमीर लड़कों को पसंद नहीं आती है कि वह रिया को सुधारने की बात कर रहा था और वह सब गुस्से से वहां से चले जाते हैं। निखिल के पास जाकर बोलते हैं कि क्या बे निखिल, तेरे पर निकल आए हैं क्या? तू ज्यादा आसमान में उड़ने लगा है, बोल तो तुझे जमीन पर ला दे। तूने रिया को बोला भी कैसे कि तू उसे सुधार देगा? अबे तू होता कौन है उसे सुधारने वाला? उसे कुछ बोलने से पहले खुद को देख लेना कि तेरी हैसियत और औकात क्या है, और अपनी हैसियत और औकात से बाहर की लड़कियों को कुछ नहीं बोलते हैं। निखिल, इतना तो जानता ही होगा ना तू। उसी पर आदर्श बोलता है कि हैसियत और औकात की बात कुत्ते नहीं करते हैं। इसमें वह अमीर लड़के गुस्से से बोलते हैं कि चुप बे निखिल के चमचे, तू चुप रह तो अच्छा है, नहीं तो तेरी हैसियत और औकात बताने में मेरे को टाइम नहीं लगेगा। निखिल आदर्श को चुप कराते हुए वहां से लेकर चला जाता है और बोलता है कि मैंने कहा था ना, अमीर बाप के लड़के बिगड़ेल ही होते हैं। देख लिया आदर्श तूने, इन अमीर लड़कों को पता नहीं किस बात का घमंड है, इनके पास अमीर है बस, इसके अलावा और कुछ भी है इनके पास क्या? इसलिए मैं कह रहा था कि रिया भी घमंडी और बिगड़ेल है, तू फालतू में ही उसकी तरफदारी कर रहा था। इस पर आदर्श कहता है कि उनके सामने तो तू कुछ नहीं बोला और हाँ पर मुझे समझा रहा है, तुझसे अच्छा तो मैं ही हूँ, कम से कम उनको गाली देकर तो आया हूँ। और रिया उनके जैसी है या नहीं है इसका पता तो तब चलेगा जब वो किसी से बात करे। वह तो किसी से बात ही नहीं करती है, आती है और क्लास करती है और चली जाती है, तो कैसे कह सकता है कि वह भी इनके जैसी ही होगी? इस पर निखिल कहता है कि पैसों के घमंड के ही कारण वह किसी से बात नहीं करती है। आदर्श कहता है कि ऐसा कौन सा पैसे का घमंड है जो इंसान को अकेले रहने पर मजबूर करेगा? इस पर निखिल चुप हो जाता है और आदर्श से कहता है कि अच्छा ठीक है, चल मैं अपने पार्ट टाइम जॉब पर जाता हूँ, बाय आदर्श। आदर्श बाय निखिल, मैं भी अपने घर जाता हूँ। निखिल अपने जॉब पर आता है, वह डिलीवरी बॉय का काम करता था एक रेस्टोरेंट में। उसे आज केक का ऑर्डर एक विला पर ले जाना था, एक बहुत बड़ा आलीशान विला था। निखिल वहां पहुंचता है तो विला को देखते ही रह जाता है, कहता है देखो किस्मत कैसी, कभी बड़े घर तो कभी छोटे घर पहुंचा ही देती है। विला के पास पहुंचने के बाद निखिल बेल बजाता है और कुछ देर के बाद वहां पर एक लड़का आता है जो सुंदर था, बॉडी भी परफेक्ट थी, उससे कपड़ों को देख के लगता था कि वह बहुत अमीर ही है। निखिल कहता है कि शुभम सर, यह आपका ऑर्डर। उस लड़के का नाम शुभम था। वह कहता है कि आपका नाम? निखिल बोलता है कि मेरा नाम निखिल है। शुभम कहता है नाइस टू मीट यू। निखिल ये सुनने के बाद निखिल चुप हो जाता है और कहता है सर प्लीज यहाँ पर सिग्नेचर कर दीजिए। शुभम कहता है निखिल आप मुझे शुभम बुलाए तो अच्छा है ना कि सर। इस पर निखिल कहता है ठीक है शुभम जी। शुभम कहता है हाँ अब ठीक है। उसके बाद निखिल कहता है शुभम आपकी इजाजत हो तो मैं आपका वॉशरूम यूज कर सकता हूँ? निखिल ने ये पूछ तो लिया था पर उसके मन में यही चल रहा था कि यह लड़का जिसका नाम शुभम है वह उसे मना कर देगा क्योंकि वह एक अमीर लड़का है और अमीर है तो बिगड़ेल होगा ही। पर शुभम उसे हाँ करता है तो निखिल आदर्श की बातों पर सोचने पर मजबूर हो जाता है कि सब अमीर लड़के बिगड़े नहीं होते हैं। निखिल पूछता है कि वॉशरूम कहाँ है? शुभम बताता है कि ऊपर से बाय। निखिल थैंक यू बोल के ऊपर से बाय चला जाता है और वॉशरूम यूज करके जब वह बाहर आता है तो वह रिया से टकरा जाता है और रिया को लगता है ये लड़का निखिल जो उसका क्लासमेट है वह यहाँ पर चोरी करने आया है उसके ही घर। यह सोचने के बाद रिया कहती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? और निखिल बताता है कि वह वॉशरूम यूज करने आया था पर रियो को उसकी बातों पर विश्वास नहीं होता है और वह उस पर चिल्लाने लगती है। निखिल उसे शांत कराने की कोशिश करता है पर रिया है कि ना उसकी बात सुनती है और ना ही शांत होती है। रिया की हद तब हो जाती है जब वह निखिल को एक किक मारकर सीढ़ियों से नीचे गिरा देती है। निखिल के मुंह से आवाज निकल जाती है, हे भगवान कैसी लड़की से पाला पड़ा है जो एक नंबर की पागल है, घमंडी बिगड़ेल कहीं की। तारांकन तारांकन तारांकन। CH3 रिया ने निखिल को क्यों पिटा? तू लड़की है कि पागल? मुझे ये समझ नहीं आ रहा है, तेरे पास दिमाग नाम की चीज है भी या नहीं? निखिल से मुंह से इतना सब सुनने के बाद रिया का गुस्सा सातवें आसमान पर। वह कहती है पागल बंदर कहीं के, तूने मुझे घमंडी बिगड़ेल बोला। मैं बताती हूँ बिगड़ेल किसे कहते हैं। और रिया इतना कहने के बाद निखिल को उठाकर फिर से जमीन पर पटक देती है। निखिल गिरने के बाद कहता है वह हो तू खाती क्या है बे? किस चक्की का आटा खाती है जो तेरे पास इतना ताकत है? मुझे भी बता, मैं भी उसी चक्की का आटा खा लूंगा। निखिल ने तो ये बस मजाक में ही बोला था पर यह सुनने के बाद रिया का दिमाग खराब हो जाता है और वह निखिल के मुंह पर एक पंच मारती है और फिर निखिल को गुस्सा आ जाता है और कहता है कि मैं लड़कियों पर हाथ नहीं उठाता इसीलिए शांत हूं, तो तुमको क्या लगता है? इस पर रिया कहती है कि मुझे कुछ नहीं लगता, ये सब बहाने हैं कि मैं लड़कियों पर हाथ नहीं उठाता, हिम्मत है तो सामने से लड़के तो बताओ। इस पर निखिल कहता है कि मेरी शराफत का फायदा ना उठाओ बिगड़ेल लड़की। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे कोमल कोमल हाथों से किसी को चोट नहीं लगता है क्या? इसी बात पर रिया फिर से निखिल को एक पंच मारने वाली थी कि निखिल रिया का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि ज्यादा मत पीटो, माना मैं मर्द हूं पर मर्द को भी दर्द होता है बिगड़ेल लड़की।
इस बात पर रिया के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती है। यह मुस्कान देखने के बाद निखिल के चेहरे पर भी मुस्कान आ जाती है। अब दोनों एक दूसरे को देख ही रहे थे, अभी कि रिया का भाई शुभम आ जाता है और कहता है कि यह क्या हो रहा है। तभी निखिल रिया का हाथ छोड़ देता है और दोनों उठकर खड़े हो जाते हैं। निखिल का चेहरा देखकर शुभम पूछता है कि मेरी प्यारी बहना, तूने उसे क्यों पीटा। इस पर रिया कहती है कि भैया यह अपने घर चोरी करने आया था। ये बात निखिल को बहुत बुरी लगती है कि कोई उससे चोर बुला रहा है। और निखिल कहता है कि शुभम जी, मैं आपसे पूछकर ही आ गया था, ऊपर पर यह बिगड़ेल लड़की मेरी बातों पर विश्वास ही नहीं कर रही है। निखिल के मुंह से बिगड़ेल लड़की सुनकर शुभम को हंसी आ गई और वह निखिल से पूछता है कि तुम रिया को पहले से जानते हो क्या। इस पर निखिल कहता है, हाँ हम क्लासमेट हैं। शुभम, कहाँ हो, अच्छा है, इसी बहाने रिया के किसी क्लासमेट से तो मुलाकात हुआ, और बताओ रिया क्लास में कैसी है। इसी पर निखिल के मुंह से निकल जाता है, या घमंडी लड़की है, किसी से बात भी नहीं करती और किसी को रास्ते में चोट पहुंचा दिया या ज्यादा नुकसान पहुंचा दिया तो उस इंसान को ये सॉरी तक नहीं बोलती है, बस पैसे देकर वहां से चली जाती है। निखिल के मुंह से ये सब सुनकर शुभम एक बार निखिल को तो एक बार रिया को देखने लगता है। तभी निखिल को लगता है कि वह कुछ ज्यादा बोल दिया और वह कहता है कि मैंने कुछ गलत बोला हो तो मुझे माफ करे। इस पर शुभम कहता है कि नहीं नहीं नहीं, कोई बात नहीं, मुझे पता तो चला, असल में मेरी बहना है, कैसी इसकी बुराई करने वाला भी तो कोई है, मुझे अच्छा लगा तुमसे मिलकर। निखिल कहता है, मुझे भी आपसे मिलकर अच्छा लगा। इस पर शुभम कहता है, मेरी बहना से मिलकर कैसा लगा। इस निखिल कहता है, उससे मिलकर अच्छा कैसे लग सकता है, धीरे बोलता है, पर शुभम सुन लेता है और मुस्कुराने लगता है। अपने भाई को ऐसे निखिल से बात करता देख रिया को गुस्सा आने लगता है और वह कहती है कि इससे ये पूछो ये ऊपर क्या कर रहा था। अब बिना आप इससे सवाल जवाब किए नॉर्मल ही बात कैसे कर सकते हो भैया। इस पर शुभम कहता है कि मेरी प्यारी बहना, जब मैं ही इससे खुद ऊपर भेजा था तो इससे ऐसे सवाल जवाब कैसे कर सकता हूँ। ये सुनने के बाद रिया पूछती है कि आपने इसे ऊपर क्यों भेजा था। इस पर शुभम कहता है कि बहना, इंसानियत नाम की भी कोई चीज होती है, इसे इमरजेंसी था इसलिए वॉशरूम यूज करने के लिए मैंने भेज दिया ऊपर। इसमें मैंने क्या गलत किया, अब तू ही बता। रिया कहती है, कुछ भी नहीं, और अपनी आंखों के इशारों से अपने भैया से कहती है कि रियली भैया, इंसानियत, हम इंसान हैं जो हमें इंसानियत होनी चाहिए। आप भूल गए क्या, हम वैम्पायर हैं और ये हमारी सजा का आखिरी साल चल रहा है, इसके बाद हमें इस वैम्पायर जीवन से मुक्ति मिल जाएगी हमेशा के लिए, और आप इंसानियत की बात कर रहे हैं। शुभम भी अपनी आंखों के इशारों से रिया से कहता है कि मेरी प्यारी बहना, जाते जाते इंसानियत दिखाने में क्या बुराई है, वैसे भी भूल मत कि हम इंसानों के बीच में ही रहते हैं। रिया कहती है, हाँ चलो ठीक ही है। इसके बाद शुभम निखिल से पूछता है कि तुम्हें ज्यादा चोट तो नहीं लगी। इस पर निखिल कहता है कि आपको देखकर क्या लगता है ये सूझ न बिना दर्द के ही आ गया होगा। निखिल की इस तरह की बातें सुनकर शुभम भी मुस्कुराने लगता है और रिया को निखिल की बात याद आ जाती है, तुम ऐसे मेरे को पीट नहीं सकती, माना मर्द हूं पर मर्द को भी दर्द होता है। ये सोचकर दया भी मुस्कुराने लगती है। दोनों भाई बहनों को मुस्कुराता देख निखिल पूछता है कि मैंने कोई मजाक किया है या कोई चुटकुला बोला है, आप दोनों ऐसे हंस क्यों रहे हो, सच में मुझे दर्द हो रहा है। शुभम जी, आपको पता है मेरा दोस्त आदर्श कहता है कि मैं बहुत सुंदर हूं और आपकी बहन ने मेरे सुंदर चेहरे का ही फालूदा बना दिया है। अब ऐसा चेहरा लेकर कल मैं स्कूल कैसे जाऊंगा, आप ही बताए, लड़कियां मेरे ऊपर है हंसेंगे ही करके। CH4 पहले दर्द बाद में मरहम। निखिल की यह बातें सुनकर रिया को बुरा भी लगता है और हंसी भी आती है, एक ऐसे बच्चों जैसी बातें कर रहा है। रिया आंखों के इशारों से अपने भाई से पूछती है कि इसे मैं अपनी ताकत से ठीक कर सकती हूँ, क्या मैं ऐसा करूँ। शुभम आंखों के इशारे से रिया से कहता है कि करो, पर ध्यान से इसे पता ना चले। रिया निखिल से कहती है कि मेरे पास एक क्रीम है जो तुम्हारे दर्द को चुटकियों में ठीक कर सकती है। इस पर निखिल कहता है कि तुम तो कुछ ना करो ही तो अच्छा है, तुम्हारा ही दिया हुआ ये दर्द है जो मुझे इस टाइम फील हो रहा है। तो इस पर रिया कहती है कि मरहम लगाने की बात भी तो मैं ही कर रही हूं ना। फिर कुछ सोचने के बाद निखिल रिया को हाँ बोल देता है और रिया अपने रूम से एक क्रीम लाती है और निखिल को आंख बंद करने के लिए कहती है और निखिल के फेस पर लगाने के बाद वह अपने जादू से उसके सारे चोट को ठीक कर देती है। निखिल को जब आराम फील होता है वह अपनी आंखें खोलकर रिया से गले मिलते हुए कहता है कि अरे यार, तुम्हारे पास तो जादू है, तुमने ये कैसे ठीक कर दिया, क्या ये क्रीम मैं ले सकता हूँ। इस पर रिया निखिल को धक्का देते हुए बोलती है कि नहीं। इस पर निखिल कहता है कि बिगड़ेल लड़की, यह सब देखकर शुभम हंसने लगता है, हाँ हाँ हाँ। निखिल शुभम से कहता है कि अच्छा ठीक है शुभम जी, मैं अब चलता हूँ। इस पर शुभम कहता है कि नहीं निखिल, तुम रुक जाओ, आज मेरा बर्थडे है और 12 बजे बजने में सिर्फ 1 घंटा ही बाकी है। मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करने के बाद जाना, या कल सुबह रिया के साथ ही तुम भी स्कूल ही सीधे चले जाना। निखिल मानता तो नहीं है पर शुभम के बार बार कहने पर वह मान जाता है। रात के जब 12 बजते हैं सब शुभम का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। वहां पर शुभम के कुछ दोस्त तो आए थे पर रिया के दोस्तों के नाम पर बस निखिल ही था जो उसका क्लासमेट था। ये देखकर निखिल जब शुभम से पूछता है कि रिया के कोई दोस्त नहीं है क्या, इस पर शुभम उदास हो जाता है और कहता है कि नहीं। शुभम निखिल से ये भी कहता है कि मेरी बहन देखने में ही घमंडी लगती है, पर निखिल एक बात जान लो, मेरी बहन दिल की बुरी नहीं है, हालात ने उसे बुरा बना दिया है, नहीं तो वह ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी, घमंडी हो बिगड़ेल जो तुम बोलते हो। निखिल इस पर शुभम को सॉरी बोलता है कि मैं आज के बाद नहीं बोलूंगा। इस पर शुभम कहता है कि नहीं तुम बोलो, मुझे अच्छा लगता है कि कोई तो उससे अपना दोस्त समझकर कुछ बोलता है, तुम ऐसे ही बोलो और उसको अकेला कभी मत छोड़ना, ठीक है। मेरी बहन का ख्याल रखना निखिल। इस पर निखिल कहता है ठीक है। पार्टी के बाद निखिल को पता ही नहीं चलता है कि वह कब शुभम के घर सो गया। जब वह सुबह उठता है तो शुभम को सॉरी बोलता है। शुभम मुझसे कहता है कि कोई बात नहीं, तुम थक गए थे कल। इस पर निखिल कहता है कि आपको मुझे जगह देना चाहिए था। शुभम कहता है कोई नहीं, तुम परेशान मत हो, सब ठीक है। निखिल कहता है कि हाँ ठीक है, अब मैं चलता हूँ, मुझे स्कूल भी जाना है। इस पर शुभम कहता है कि निखिल तुम रिया के साथ ही स्कूल चले जाना, वैसे तुम दोनों क्लासमेट हो।
ये सुनने के बाद निखिल शुभम को मना करते हुए कहता है कि नहीं, मैंने आपको बहुत परेशान कर दिया है, अब नहीं, मैं खुद से ही चला जाऊंगा। इस पर शुभम कहता है कि परेशान करने वाली कोई बात ही नहीं है, वैसे भी रिया को भी स्कूल ही जाना है और तुमको भी जाना है, साथ चले जाने में क्या बुराई है। शुभम के बार बार कहने पर निखिल को हाँ करनी ही पड़ती है और कहता है कि मेरे पास यहाँ पर कपड़े भी नहीं है, मैं कैसे जाऊंगा स्कूल, आप मुझे घर ही जाने दे। इस पर शुभम कहता है कि कपड़ों की टेंशन तुम क्यों कर रहे हो, मैंने तुम्हारे कपड़े ऑलरेडी ही मंगवा दिए हैं, तुम ऊपर से दाएं जाओ, एक रूम पड़ेगा जो मेरा है और बेड पर कुछ कपड़े हैं जो तुम्हारी फिटिंग का हो, उसे पहन के तैयार होकर नीचे आ जाओ। निखिल कहता है अच्छा ठीक है, वैसे भी आप मानने वाले कहाँ हैं। इस पर शुभम कहता है हाँ, इससे अच्छा है कि तुम मेरी ही बात मान लो। निखिल कहता है हाँ वही तो कर ही रहा हूँ मैं। ये बोलते हुए निखिल ऊपर से दाएं चला जाता है। शावर लेने के बाद निखिल बेड पर रखे हुए कपड़े पहनता है, पहनने के बाद वह नीचे नाश्ते के लिए आ जाता है। निखिल का ये न्यू लुक देखकर रिया हैरान हो जाती है और वह बस निखिल को ही एक टकाटक देखती ही रहती है और कहती है सुंदर तो है, ये झूठ नहीं बोल रहा था कल रात में। निखिल को देखकर शुभम भी कहता है बहुत अच्छे लग रहे हो निखिल। इस पर निखिल कहता है कि शुभम जी आपको ये सब करने की क्या जरूरत है, बहुत महंगे होंगे ये सब। इस पर शुभम कहता है कि कल पैसों की नहीं इंसानों की करनी चाहिए और तुम इंसान बहुत अच्छे होने। खेल शुभम के मुंह से यह बातें सुनकर निखिल को अब लगने लगा कि हर अमीर बाप के लड़के बिगड़ेल नहीं होते हैं। निखिल शुभम को एक स्माइल देते हुए नाश्ता करने लगता है। नाश्ता करने के बाद शुभम के कहने पर रिया और निखिल दोनों साथ ही स्कूल आते हैं। रिया के साथ निखिल को देखकर आदर्श निखिल के पास आता है और रिया को गुड मॉर्निंग बोलते हुए निखिल को अपने साथ ले जाता है और बोलता है क्या बे निखिल, घमंडी बिगड़ेल लड़की के साथ आज तू कैसे। ये बोलने के बाद आदर्श जोर जोर से हंसने लगता है हा 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 हा। CH5 कड़वी करेला। आदर्श को ऐसे हंसता देख निखिल कहता है चुप हो जा बे साले, जैसा तू सोच रहा है वैसा कुछ भी नहीं है। अभी हमारी दोस्ती नहीं हुई है, वह तो उसका भाई शुभम बोला था साथ जाने के लिए, इसलिए मैं आ गया, नहीं तो मैं कभी नहीं आता। इस पर आदर्श कहता है कि तू अब उसके भाई को कैसे जाने लगा। इस पर निखिल कल की पूरी बात एक एक करके आदर्श को बता देता है और आदर्श कहता है कि तेरी किस्मत बहुत अच्छी है बेटा, सारे थे इत्तेफाक साले तेरे साथ होते हैं। इस पर निखिल कहता है कि किस्मत अच्छी है या किस्मत बेकार है, शायद मेरी तो दोनों है, इसीलिए ये सारे इत्तेफाक मेरे साथ ही होते हैं। उसका भाई शुभम कितना प्यारा है, कितना अच्छा है, कितनी अच्छी बातें करता है। एक उसकी बहन रिया घमंडी बिगड़ैल कहीं कि दोनों भाई बहन का क्या कॉम्बिनेशन है, एक मिठाई की तरह प्यारा है तो दूसरी कड़वी करेला है। ये बोलने के बाद दोनों दोस्त जोर जोर से हंसने लगते हैं। इस पर आदर्श कहता है कि हम दोनों को ऐसा हंसता देश कहीं ये सब हमें पागल ना समझ ले। इस पर निखिल कहता है कि समझने की क्या जरूरत है, तू तो पागल है। आदर्श कहता है कि तू ज्यादा नहीं बोलने लगा है। निखिल कहता है कि ज्यादा मैं नहीं, ज्यादा तू बोलने लगा है। अब बकवास कम कर, क्लास का टाइम हो गया है, चल क्लास में। और दोनों क्लास में चले जाते हैं। सारी क्लास अटेंड करने के बाद जब स्कूल की छुट्टी होती है तब दोनों ग्राउंड में बातें कर रहे होते हैं, तभी वहां पर रिया भी आती है और रिया निखिल को देखकर सॉरी बोलती है। उसे सॉरी बोलता देख निखिल एकदम चुप हो जाता है और निखिल के साथ साथ शुभम भी चुप हो जाता है। दोनों कुछ नहीं बोलते, बस रिया को देखते ही रह जाते हैं। रिया सॉरी बोल नहीं इसलिए आई थी क्योंकि सॉरी बोलने के लिए उसका भाई शुभम कहा था। शुभम रिया से कहा था कि एक तो तुमने उसे मारा, दूसरे चोर बोला, अब अच्छा यही होगा कि तुम जाकर उसे सॉरी बोल दो। तुम सॉरी बोलकर आई तो ठीक है, यदि बिना बोले आई मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। बस यही कारण था कि रिया निखिल के पास जाकर उसे सॉरी बोली। कुछ देर चुप रहने के बाद निखिल रिया से कहता है कोई नहीं, वह पुरानी बात है, पुरानी बातों को भूल जाना ही अच्छा होता है। रिया कहती है हाँ ठीक है और निखिल और आदर्श को बाय बोलकर चली जाती है। कुछ देर तक आदर्श शांत खड़ा रहता है और उसके बाद वह निखिल से कहता है कि क्या बे साले, इसलिए अभी क्या बोला सॉरी, अब तो तुम्हारा अमीर बाप के लड़के बड़े नहीं होते। इस पर निखिल कहता है कि जब मैं इसके भाई से मिला ये बात मैं तभी मान गया था। उसके बाद आदर्श कहता है तूने क्या कहा, पुरानी बातों को भूल जाना ही अच्छा होता है। अबे चुतिया है क्या, मुझसे तो कुछ और बोल रहा था और इससे कुछ और ही बोल रहा है। अब बता इसकी बुराई करेगा कि बड़ाई करेगा मेरे से। इस पर निखिल कहता है कि ऐसा कुछ अच्छा है नहीं इसमें जो मैं इसकी बड़ाई करूं, अभी भी यह बिगड़ल लड़की ही है, जरूरी है सॉरी भी अपने भाई के कहने पर ही बोली होगी मुझे। इस पर आदर्श कहते हैं अभी थोड़ा तो रोमांटिक हो जाए कर, कभी लड़की ने सामने से सॉरी बोला तो उसमें भी उसकी कमियां निकाल रहा है, तेरा क्या होगा, अरे बाबा भगवान ही जाने। इस पर निकल कहता है तो भगवान को ये जानने दे, तू तो इतना इंटरेस्ट दिखा रहा है उसके मुलाकात से लेकर अब तक की बातें जब मैं सोच रहा हूं तो मुझे इंटरेस्ट खुदा है, अब बता मैं क्या करूं। इस पर निखिल कहता है कि बस तू अपना मुंह बंद कर और कुछ भी नहीं। ये सब बातें वह अमीर लड़के सुन लेते हैं और निखिल के पास आके कहते हैं कि क्या बे निखिल, जो हमने समझाया था वह लगता है तेरी समझ में नहीं आया, तूने उसके बाद भी रिया से मिलना जुलना जारी रखा है। तू सुधरेगा नहीं, लग रहा है बहुत तेरे पर निकल गए हैं, अब लग रहा है कि तेरे परों को कुचलना पड़ेगा। बहुत उड़ लिया, अब तू आसमान में तुझे नीचे गिराना पड़ेगा। ये सब सुनने के बाद आदर्श कहता है कि अबे चुप रहो साले, तुम सब रिया के सामने हीरो बनने की बातें करते हो, कहो तो मैं उसे बुलाकर तुम्हारी असलियत दिखा दूं। इस पर वह अमीर लड़के कहते हैं कि लग रहा तेरे बुलाने पर अभी जाएगी, तू ऐसा सोच के ही गलत कर रहा है, चल कोई नहीं कोशिश कर ले तू, चल बुला तो देखते हैं आती है कि नहीं। इस पर आदर्श रिया को आवाज देता है, रिया उसकी आवाज को अनदेखा कर देती है और वह उसके बुलाने पर नहीं आती है। ये सब देखकर अमीर लड़के हंसने लगते हैं और सब कहते हैं कि तेरा समय खत्म, अब तुम दोनों पिटोगे मेरे से। ये सब सुनकर निखिल कहता है आदर्श तू पागल है, मैं पहले ही कहा था कि वह बिगड़ैल घमंडी लड़की है, पर तुम मेरी बात सुनता ही नहीं है, अब तो उसके चक्कर में तूने पंगे भी ले लिया। इस पर आदर्श कहता है कि ताना ब आदमे मार लेना, पहले इन सब से निपटने क्या कोई तरीका बता। इस निखिल कहता है कि यह 4 मारेंगे तो कम से कम हम 2 ही मारेंगे, पर मारेंगे तो जरूर, बस पिट कर तो नहीं जाना है। इस पर आदर्श करता है कि चल तब शुरू हो जाते हैं। जब अमीर लड़के मारने आते हैं उन्हें तो वह दोनों बिना डरे और बिना झुके उनका सामना करते हैं।
उनके हर एक वार का जवाब देते हैं निडर होकर, पर वह उनके सामने लंबे समय तक टिक नहीं पाते हैं। CH6 ये दोनों मेरे दोस्त हैं। लंबे समय तक टिक ना पाने के कारण जो अमीर बच्चे हैं वह निखिल और आदर्श के ऊपर हावी होने लगता है। अब निखिल और आदर्श दोनों अमीर बच्चों से कितने लगते हैं। उन दोनों को ऐसे पिटता देख यामिनी रिया के पास आती है और उससे कहती है कि तुम्हारे कारण आज ये दोनों बेचारों का बलि चढ़ रहा है। दरअसल रिया जब से स्कूल आती थी उसकी बात सिर्फ एक ही लड़की से होती थी, या यूं कहें उसकी बस एक ही दोस्त बनी थी जो यामिनी थी। और यामिनी को रिया की सच्चाई भी पता थी, क्योंकि रिया यामिनी से जब दोस्ती की तो उसने सबसे पहले अपनी सच्चाई यामिनी को बताई थी। ये बात जाने के बाद यामिनी तो पहले रिया से डर गई कि कहीं वह उसका ही खून न पी जाए, पर रिया के समझाने के बाद वह जान गई कि रिया इतनी भी बुरी भी नहीं है और वह उसकी सच्चाई छुपाने में इस स्कूल में मदद भी करती थी और वह रिया की एक दोस्त बनकर उसके साथ रहती थी। रिया के कहने पर उसके कारण उन दोनों की बलि चाढ़ रही है। इस पर रिया यामिनी की तरफ देखते हुए पूछती है कि उसने अब क्या किया है कि ये दोनों उसके कारण इस मुसीबत में आ गए हैं। इस पर यामिनी कहती है कि तुम्हारे दोस्त बनकर बुरा किया है, यही कारण है कि वह इस मुसीबत में आए हैं। इस पर रिया कहती है कि वह मेरे दोस्त कब बन गए। इस बात पर यामिनी मुस्कुराते हुए कहती है कि वह तो पता नहीं, पर जब से सुबह में निखिल तुम्हारे साथ आया है तब से सभी को यही लग रहा है कि वह तुम्हारा दोस्त है, बस यही कारण है तुम दोनों का ये हाल हो रहा है। रिया कहती है अच्छा ये बात है। यामिनी बोलती है हाँ। फिर से यामिनी कहती है तुम सवाल जवाब ही करोगी कि अपने पावर से उन दोनों को बचाओगी कि नहीं। रिया कहती है कि उसे बचाना चाहिए। यामिनी कहती है हाँ जरूर बचाना चाहिए, वो दोनों बहुत अच्छे हैं, शायद इसके बाद वह तुम्हारे अच्छे दोस्त भी बन जाए या कुछ और भी। रिया कहती है कुछ और भी का मतलब। यामिनी मुस्कुराते हुए कहती है पहले जाकर बचाओ, बाद में अपने आप पता चल जाएगा। और इधर अमीर बच्चों ने इन दोनों को लगभग 3-4 बार तो पीट ही चुके थे, पर जैसे ही फिर से वह अमीर बच्चों ने अपना हाथ उठाया इन दोनों पर, तभी बीच में रिया आ गई और वह हाथ पकड़कर उन बच्चों को ही उठा उठाकर पटकना चालू कर दिया और पूछा तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इन दोनों को पीटने की। तो अमीर बच्चों ने कहा यह निखिल तुम्हें सुधारने की बात कर रहा था, इसलिए मैंने उसे पीटा, और ये दोनों तुमको बिगड़ेल अमीर लड़की भी बोल रहे थे, इसलिए हमने इनको बार बार पीटा, पर तुम हमें क्यों पीट रही हो, हम तो तुम्हारी तरफ है ना। इस पर रिया कहती है कि तुमको कौन कहा मेरे तरफ से इन्हें पीटने के लिए, मैंने तो कुछ नहीं कहा था तुमसे। और एक बात ध्यान से सुनो मेरी, ये दोनों दोस्त हैं मेरे, तो मुझे कुछ भी कहे इससे तुमको क्या मतलब। ये दोस्तों के बीच की बात है तो दोस्तों के बीच में ही रहने दो और दोस्तों के बीच में ना पढ़ो तो ही अच्छा है। यदि इसके बाद फिर से तुमने इन दोनों को हाथ लगाने की हिम्मत भी की तो अंजाम बहुत बुरा होगा। इस पर अमीर लड़के कहते हैं कि ठीक है, पर एक बात बताओ तुम कि तुम्हारे पास इतना ताकत कहां से आया है जो तुम हमें उठाकर पटक दिया। इस पर रिया चुप हो जाती है। तभी यामिनी वहां पर आती है और कहती है कि रिया एक बॉक्सिंग चैंपियन है, तो रिया के लिए ये आसान सी बात हुई ना। इस पर सभी अमीर बच्चों के साथ साथ निखिल और आदर्श का मुंह भी खुला का खुला रह गया। तभी निखिल को याद आया कि रिया ने उसे भी ऐसे ही पटक के पीटा था, और तभी आदर्श को निखिल की बात याद आ गई कि रिया ने उसे कैसे पीटा था, और वह निखिल को देखकर मुस्कुराने लगा। अमीर बच्चे निखिल और आदर्श को सॉरी बोलकर वहां से चले जाते हैं। उसके बाद यामिनी कहती है कि तुम दोनों रिया के दोस्त हो तो मेरे भी दोस्त हुए। मैं यामिनी तुम दोनों की क्लासमेट जानते ही होंगे मुझे, पर कभी बात नहीं किया मुझसे तुम दोनों ने। आदर्श कभी मुझसे कुछ पूछ ही लेता था तो निखिल वह भी नहीं, बहुत सख्त बंदे हो निखिल तुम। यामिनी ने मुस्कुराते हुए कहा जब दोस्त बन गए हो तुम दोनों तो अब तो बात करना ही पड़ेगा। निखिल रिया की तरफ देखते हुए कहता है कि हाँ चलो ठीक है, अब तो हम दोस्त बन ही गए हैं। इस पर आदर्श कहता है कि हाँ ठीक है हम अब दोस्त हैं, अच्छा लगा। यामिनी कहती है कि हाँ हम दोस्त हैं। इस पर रिया भी कहती है हाँ अब हम दोस्त हैं। तभी निखिल कहता है कि अच्छा ठीक है अब मैं चलता हूँ। इस पर रिया कहती है क्यों। रिया के ये कहने पर सब उन दोनों को देखने लगते हैं। इस पर निखिल कहता है कि हाँ मैं बताता हूँ तुम सबको एक बात की मैं एक पार्ट टाइम जॉब भी करता हूँ, इसलिए मैं जा रहा हूँ। सब कहते हैं अच्छा ठीक है। ये बोलने के बाद निखिल रिया को देखने लगता है और रिया भी। दोनों ही आंखों में बोल रहे हो जैसे कि जाने का तो मन नहीं पर मजबूरी है, जाना तो पड़ेगा। कोई नहीं हम फिर मिलेंगे क्योंकि अब हम कम से कम दोस्त तो है। निखिल आदर्श वहां से चले जाते हैं। रास्ते में आदर्श निखिल से कहता है कि अबे साले एक बात बता, तू मुझे तेरे को रिया पसंद है क्या। इस पर निखिल उसे देखते हुए बोलता है अबे साले तूने मुझसे ये सवाल क्यों पूछा। इस पर आदर्श कहता है कि तू बताएगा कि नहीं। निखिल कहता है कि नहीं बे साले ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आदर्श बोलता है कि कुछ भी नहीं है तो साले तू उसकी आंखों में क्या कंकड़ बिन रहा था जो इतने ध्यान से देख रहा था तू। निखिल चुप हो जाता है और मुस्कुराने लगता है। उसे ऐसे मुस्कुराता देख आदर्श कहता है कि लगता है किसी के प्यार की शुरुआत हो रही है। निखिल कहता है कि नहीं बे साले ऐसा कुछ भी नहीं है। आदर्श कहते हो रियली। निखिल हाँ। आदर्श ओ बेटा। CH7 माँ का प्यार। दोनों आपस में हंसी मजाक करते हैं। उसके बाद निखिल कहता है आदर्श तू घर जा, मैं भी अब अपने जॉब पर जाऊं। आदर्श करता है ठीक है तू भी जा, पर अपना ख्याल रखना। निखिल कहता है हाँ ठीक है, और वह दोनों वहां से अपने अपने काम पर चले जाते हैं। निखिल अपने काम पर चला तो जाता है, पर वह काम करते करते बस रिया के बारे में ही सोच रहा था। इतनी सुंदर इतनी अट्रैक्टिव दिखने वाली लड़की बॉक्सिंग चैंपियन होगी, उसने इसके लिए कितना ज्यादा मेहनत किया होगा। उसके बाद निखिल सोचते हुए खुद से ही बोलता है जो भी हो है तो अमीर बिगड़ेल लड़की ही ना। पर मैं उसके बारे में क्यों सोच रहा हूँ कि मुझे क्या हो गया है, ऐसा तो नहीं था। ऐसा क्यों लगता है कि जितना मैं जानता हूँ उतना कम है रिया के बारे में, और जानने के लिए मैं इतना उत्सुक क्यों हूँ, क्या मैं सच में उसे पसंद करने लगा हूँ। उसके बाद निखिल खुद से ही कहता है अबे तू पागल हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता है, पहली बार कोई लड़की तेरी दोस्त बनी है ना, इसलिए तो ऐसा सोच रहा है तू।
यामिनी भी तो अच्छी है, 2 लड़कियां दोस्त बनी है मेरी, तो मैं बस के बारे में क्यों सोच रहा हूँ? क्योंकि उसने पहले मुझे पीट दिया है, शायद इसीलिए मैं उसके बारे में सोच रहा हूँ। ये बोलते हुए निखिल हंसने लगता है। अपना काम खत्म करने के बाद निखिल अपने घर जाता है और अपनी माँ की गोद में अपना सर रखकर लेट जाता है और अपनी माँ से कहता है, दिन भर की थकान के बाद कहीं सुकून है तो माँ वो तेरी गोद है। इस पर निखिल की माँ बोलती है कि माँ की गोद हमेशा बेटों के लिए ही होती है मेरे बच्चे। तू कितना काम करता है मेरे लिए, थक जाता होगा, मैं गर्मा गर्म खाना बनाती हूँ, चल खा ले तू भी। इस पर निखिल कहता है, माँ तूने मुझे पालने के लिए भी तो कितना सारा काम मेहनत किया है, तब जाकर मैं इस लायक बना हूँ, और मेरे इतने लायक होने का क्या फायदा जब मेरी माँ बाहर काम करेगी, तो इसलिए मेरी प्यारी माँ मैं काम करता हूँ। पापा के जाने के बाद तूने सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लिया, मुझे पालने की, बड़ा करने की, मुझे पढ़ाने की। मैंने देखा है माँ तुझे मेहनत करते हुए, मेरी सारी जरूरतों को पूरा करते हुए। क्या आप इस बेटे का फर्ज नहीं जो अपनी माँ की थोड़ी बहुत मदद कर सके और अपनी माँ की छोटी मोटी जरूरतों को पूरा कर सके? इस पर निखिल की माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह बोलती है कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ जो मुझे तेरे जैसा बेटा मिला है। इस पर निखिल कहता है कि इसमें रोने की क्या बात है माँ, तू क्यों रो रही है? निखिल की माँ कहती है, बेटा ये खुशी के आंसू, और मुझे अपने बेटे पर गर्व है। अच्छा चल ठीक है, मैं अब खाना खिला दे, बहुत तेज की भूख लग रही है। पेट को पकड़ता हुआ निखिल अपनी माँ से कहता है। उसकी माँ हंसते हुए कहती है, चल तेरे पैसे देता, आलू के पराठे बनाए हैं, चलकर खा ले तू। उसकी माँ निखिल को खाना खिलाते हुए कहती है कि एक बता तू निखिल, कल रात भर तू कहाँ था? घर क्यों नहीं आया तू? इस पर निखिल कहता है कि मैंने आपको बताया तो था। निखिल की माँ कहती है कि तूने कहा था कि तुझे लेट हो जाएगा, पर लेट होना तो छोड़ो, तू तो रात ही भर गायब था, पता है मुझे कितना टेंशन था तेरा। कहता है, माफ करना माँ, मुझे नींद आ गया था और मेरे दोस्त ने मुझे जगाया भी नहीं। जब सुबह मेरी आंखें खुली तो उसके घर से ही मैं कॉलेज चला गया और अब कॉलेज से घर आया हूँ। उसकी माँ कहती है, अच्छा ठीक है, बस तू अपना ख्याल रखना। निखिल कहता है, हाँ ठीक है मैं रख लूंगा, पर तू भी अपना रखना। माँ बेटे दोनों आपस में बात करते हैं। इसके बाद निखिल सोने चला जाता है। निखिल सो जाता है तो उसकी माँ उसके पास आती है, उसका सर दबाती है, पैर दबाती है, उसके माथे पर किस करती है और कहती है कि मेरा बेटा बहुत मेहनत करता है और हमेशा खुश रहे, ये दुआ वह भगवान से करती है। निखिल को प्यार भरी निगाहों से देखने के बाद उसकी माँ वहां से चली जाती है। निखिल की माँ जैसे ही वहां से जाती है, निखिल अपनी आंखें खोलता है और कहता है, माँ तू कितनी अच्छी है। निस्वार्थ भाव से हर माँ अपने बच्चे का ख्याल रखती है, उससे प्यार करती है। मैं कितना भाग्यशाली हूँ, मेरी किस्मत में तेरी जैसी माँ है। और निखिल मुस्कुराते हुए अपनी जाती हुई माँ को देखता है और कहता है कि मैं बहुत मेहनत करूंगा, पर अब तुझे बाहर जाकर मेहनत करने नहीं दूंगा। अब मैं तेरा ख्याल रखूंगा, तुझे जरूरत नहीं है मेरा ख्याल रखने की। माँ ये बोलकर नहीं खुद से ही एक वादा कर देता है और उसके बाद वह भी सो जाता है। धीरे धीरे समय बीतता चला गया। चारों दोस्त निखिल, आदर्श, रिया, यामिनी बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। कॉलेज के बाद आपस में मिलना, बातें करना, टिफिन शेयर करना ऐसा हो गया था कि जैसे चारों को किसी और की जरूरत नहीं है, अब ये कंप्लीट है आपस में। पर होता है ना, हर चांदनी रात के बाद एक अंधेरी रात आती है। इनकी भी खुशी ज्यादा दिन तक टिक नहीं सकी। ऐसा भी एक समय आता है जब यामिनी को निखिल से, आदर्श को रिया से प्यार हो जाता है और इधर दूसरी तरफ निखिल रिया को एक दूसरे से लगाव होना चालू हो जाता है। निखिल और शुभम भी अच्छे दोस्त बन गए थे, जिसके कारण निखिल अक्सर रिया के घर आता जाता रहता था। रिया से बातें करना, मिलना जुलना, हंसना खेलना एक आदत सा बन गया था। और शुभम खुद चाहता था कि निखिल रिया के साथ रहे, क्योंकि वह रिया को अपने दर्द तकलीफों से लड़ता हुआ देखा था और वह चाहता था कि निखिल उसके साथ रहे, उसकी जरूरत बने और उसका हमसफर भी बने। वह चाहता था जिसकी बहन इस धरती से और अपने इस वैम्पायर शरीर से जाते जाते अपने साथ अच्छी यादें लेकर जाए, ना कि सिर दर्द और तकलीफ। यही कारण था कि शुभम अक्सर निखिल को अपने घर बुलाता था, जिसके कारण रिया निखिल एक दूसरे से मिलते जुलते एक दूसरे की दर्द तकलीफ भावनाओं को समझने लगे थे और एक अच्छे दोस्त से भी बहुत अच्छे बन गए थे, या ये कहें कि दोस्ती से थोड़ा सा आगे बढ़ गया थे। CH8 दोनों का एक दूसरे को पसंद करना। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं, ये बात दोनों ने अभी तक एक दूसरे को बताई नहीं थी। नहीं, ये बात इन दोनों ने आदर्श को, यामिनी को बताई थी। बस अपने दिल की बात उन्होंने अब तक अपने दिल में ही रखी थी। निखिल सोचता है कि वह रिया को पसंद करने लगा है। ये बात यदि उसने आदर्श को बताया तो आदर्श कितना खुश होगा, क्योंकि निखिल को ये लगता था, आदर्श शुरू से चाहता था कि वह और रिया दोनों एक हो जाए। ये सोचने के बाद निखिल सोचता है कि क्यों न ये बात रिया से पहले वह आदर्श को बताएं। पर इधर रिया भी यही सब सोचती है। वह सोचती है कि निखिल से पहले वह यामिनी को इस बारे में बताए, और उसके लिए यही सही होता है, क्योंकि निखिल से पहले से यामिनी उसे जानती थी। यह सोचकर रिया यामिनी से बात करने जाती है। इधर जब निखिल आदर्श से कहता है कि वह रिया को पसंद करने लगा है, तो यह सुनने के बाद आदर्श चुप हो जाता है और निखिल को बस देखता ही रह जाता है और कहता है कि यह कब और कैसे हुआ। निखिल कहता है, पता नहीं यार, बस इतना पता है कि मैं आपसे प्यार करने लगा हूँ। आदर्श कहता है कि कहीं ये तेरा बस अट्रैक्शन तो नहीं है ना, जिसे तू प्यार समझ रहा है। निखिल कहता, नहीं यार। तो आदर्श कहता है, एक बार फिर सोच ले, फिर रिया को कहने से पहले। ये सब बोलकर आदर्श निखिल को कंफ्यूजन में डाल देता है, तो निखिल कहता है कि ठीक है, मैं सोचता हूँ, फिर रिया से बात करूंगा। आदर्श कहता है, एक हफ्ता ले तू, उसके बाद रिया को बताना। निखिल कहता है, हाँ तू ठीक कह रहा है। ये सब बोलकर निखिल वहां से चला जाता है। ये सब सुनने के बाद आदर्श खुद से ही कहता है कि वह रिया को तेरा नहीं होने देगा। उसके लिए निखिल, मुझे तुझसे ही लड़ना पड़ा तो क्या हुआ, मैं भूल जाऊंगा कि तू मेरा दोस्त है और हमने कितने साल साथ बिताए हैं।
इस बात एक हफ्ते में मैं कोई सॉलिड प्लान बना लूंगा जिससे तुझे रिया से नफरत हो जाए। रिया यामिनी से मिलती है और कहती है कि मुझे तुझे कुछ बताना है। उसके पहले ही यामिनी कहती है, रिया पहले तू मेरी बात सुन ले। रिया कहती, अच्छा ठीक है अब तू बोल। यामिनी कहती है कि रिया मुझे लगता है मैं निखिल को पसंद करने लगी हूँ। ये सुनने के बाद रिया चुपचाप खड़ी की खड़ी रह जाती है। फिर रिया कहती है, अच्छा यामिनी। यामिनी कहती है, हाँ रिया। रिया कहती है, ये बात तूने निखिल को बताया कि नहीं? यामिनी कहती है, अभी नहीं यार। तो रिया कहती है कि तू कब बताएगी उसे? तू पागल, जल्दी जा और उसे बता कि तू उसे पसंद करती है। यामिनी की, हाँ ठीक है अभी मैं जाऊंगी, पहले ये बता कि तू मुझे क्या बताने आई थी? रिया कहती कि नहीं वह ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था। यामिनी की, अच्छा ठीक है मैं जाती हूँ। रिया सोचती है क्या शायद निखिल उसके भाग्य में ही नहीं था, कोई नहीं उसका दोस्त बनकर तो साथ रहेगा ना। और यामिनी उसकी बहुत पुरानी दोस्त है तो वह उसे धोखा नहीं दे सकती। यही सोचकर रिया उदास हो जाती है और वहां से चली जाती है। तभी उसे रास्ते में निखिल मिल जाता है। रिया को उदास देख निखिल से पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ? रिया कहती है, कुछ भी नहीं। निखिल कहता है, तुम नहीं सुधरोगे बिगड़ेल लड़की। इस पर रिया मुस्कुराते हुए कहती है, तुम भी नहीं सुधरोगे ना निखिल। जब तुम्हें मेरी यह छोटी मोटी आदतें पसंद है तो मैं क्यों सुधरूं? रिया तुम्हें नहीं पसंद होती तो तुम्हारे लिए सुधारने के लिए भी सोचता। इस पर रिया निखिल को एकटक देखने लगती है। कहती है, तुम बहुत अच्छे हो निखिल, तुम मुझे कितना मानते हो? इस पर निखिल कहता है, खुद से भी ज्यादा मानता हूँ, क्योंकि तुम दिल की बहुत अच्छी हो रही है। दोनों ऐसी बातें करते हुए वहां से साथ ही जाते हैं। रिया निखिल से कहती है कि तुम मुझे इतना पसंद क्यों करते हो निखिल? इस पर निखिल चुप हो जाता है और कुछ देर सोचने के बाद बोलता है, क्योंकि तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो रिया, इसलिए बस। इस पर रिया अपने मन में ही सोचती है कि निखिल तो उससे बहुत अच्छा दोस्त मानता है, वह निखिल के लिए क्या सोच रही थी। अच्छा हुआ जो उसने अपने दिल की बात निखिल से नहीं बताई, वरना उससे दोस्ती भी टूट जाती तो वह इतना अच्छा दोस्त भी खो देती। रिया तू पागल है, फालतू इस प्यार में पड़ गई, यह रिया खुद से कहती है। निखिल अपने मन में ही सोचता है और कहता है कि माफ करना रिया, जो मैं तुम्हें अपनी दिल की बता नहीं बता पा रहा हूँ कि मैं तुम्हें कितना पसंद करता हूँ। पर एक वादा है, सही समय आने पर मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा। और दोनों कुछ देर तक चुप शांत होकर कुछ दूर तक चलते हैं। तभी रिया को कहती है कि निखिल क्या तुम मुझे घर तक छोड़ दोगे? निखिल कहता है, हाँ क्यों नहीं, इसी बहाने तुम्हारे भाई से भी मिल लूंगा। रिया मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ ठीक है। निखिल अपने मन में हूँ कहता है कि थोड़ा समय तुम्हारे साथ और बिताने को मिलेगा तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। जब रिया निखिल के साथ घर जा रही थी तभी उसके पास आदर्श का कॉल आता है। रिया कहती है, हाँ आदर्श बोलो, क्या हुआ, सब ठीक है ना? आदर्श कहता है, हाँ सब ठीक है, तुमसे मिलना था, बस मिल सकते हैं क्या आज? रिया कहती है, नहीं अभी मैं निखिल के साथ हूँ, मैंने बताया था ना निखिल के बारे में तुम्हें। आदर्श कहता है, हाँ मुझे पता है तुम निखिल को पसंद करती हो, तुमने यह बात मुझे बताया था, मैं कैसे भूल सकता हूँ तुम्हारी कोई भी बात रिया। इस पर रिया कहती है, हाँ ठीक है, पर मुझे नहीं लगता कि मैं ये बात निखिल को नहीं बता पाऊंगी। आदर्श कहता है, तुम सब बातें मुझसे कर रही हो, निखिल है कहा, वह सुन तो नहीं रहा है ना? रिया कहती है, नहीं निखिल अंदर गया है और शुभम भाई के साथ है और मैं बाहर तुमसे यह बात बाहर कर रही हूँ। आदर्श कहता है, तब अच्छा है, पर तुम ये बात निखिल को क्यों नहीं बता पाओगे रिया? रिया कहती है, क्योंकि मुझे लगता है निखिल बस मुझे अपना दोस्त मानता है। और यहाँ यामिनी भी निखिल को पसंद भी करती है। CH9 किसी और से दिल लगा लिया। जब आदर्श रिया के मुंह से यह सुनत है कि यामिनी भी निखिल को पसंद करती है तो उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है और वह सोचता है कि क्यों ना इस बारे में यामिनी से ही बात की जाए। ये सोचते हुए आदर्श रिया से कहता है, अच्छा ठीक है रिया, तो फोन रखो। तभी आदर्श को कुछ याद आता है, वह कहता, रिया एक मिनट रुको। तो रिया कहती है, हाँ आदर्श बोलो। आदर्श करता है, तुमको तो यामिनी का पता है पर मेरा पता है कुछ। रिया कहती है, मतलब? आदर्श कहता है, मतलब ये कि जैसे यामिनी निखिल को पसंद करती है वैसे मैं तुमको करता हूँ। रिया कहती है, पर आदर्श मैं तुम्हें अपना एक अच्छा दोस्त मानती हूँ। आदर्श कहते, हाँ जानता हूँ, इसलिए तो नहीं बता रहा था, पर मेरी फीलिंग है, मैं तुम पर कभी भी नहीं जबरदस्ती करूंगा कि तुम भी मुझे पसंद करो। रिया कहती है, ठीक है, पर आदर्श तुम मेरी एक बात सुनो, तुम मेरे ऊपर जबरदस्ती कर भी नहीं पाओगे, समझे ना? आदर्श कहता है, हाँ ठीक है, मैं एक अच्छा दोस्त बनने की कोशिश जरूर करूंगा। रिया भी कहती है, ठीक है, तो फोन रखो आदर्श। आदर्श कहता है, ठीक है बाय। रिया तुम मेरी बातों का गलत मतलब मत निकालना, किसी को पसंद करना गुनाह भी नहीं होता है। रिया कहती, हाँ पता है, पर जबरदस्ती से किसी के ऊपर ये लागू करना गुनाह जरूर होता है। आदर्श कहता है, हाँ मुझे पता है, इसलिए मैं बस बता रहा हूँ, ना कि जबरदस्ती कर रहा हूँ। रिया कहती, तुम बता रहे हो सही है, पर तुम मेरे साथ जबरदस्ती कर भी नहीं सकते हो। यदि गलती से भी किया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। कितना बुरा होगा यह तुम सोच भी नहीं सकते हो। आदर्श कहता है, मुझे तुमसे लड़ाई नहीं करना है रिया, हम अच्छे दोस्त अभी भी हैं और हमेशा रहेंगे, या बोलकर दोनों फोन कट कर देते हैं। तभी शुभम रिया को आवाज देता है और कहता कि तुम बाहर क्या कर रही हो? रिया कहती है, हाँ भैया आ रही हूँ, बस अपने दोस्त से बातें कर रही थी। शुभम कहता है, तो जल्दी आना, निखिल इंतजार कर रहा है तेरा। रिया कहती, हाँ आती हूँ। रिया अंदर जाती है और शुभम निखिल के पास जाकर बैठ जाती है। तीनों बैठकर खूब बातें और मस्ती करते हैं। और दूसरी तरफ आदर्श रिया की बातों से बहुत उदास होता है और वह मन ही मन में सोचता है कि कहीं वह गलत तो नहीं कर रहा है ना। जबरदस्ती से रिया को पाने की चाह उसके अंदर है, जो कहीं यह उसे बुरा न बना दे, जिसके कारण वह रिया और निखिल दोनों को खो बैठे और एक बुरा इंसान बन जाए। तभी आदर्श फिर कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, पहले यामिनी से बात करता हूँ, मैं इतनी जल्दी कमजोर नहीं पड़ सकता हूँ।
ये सोचते हुए आदर्श यामिनी को कॉल करता है। कॉल रिसीव होने पर आदर्श कहता है कि यामिनी क्या तुम मुझसे मिल सकती हो। यामिनी कहती है आदर्श आज नहीं पर कल मिलते हैं क्योंकि आज मुझे निखिल से मिलना है। आदर्श कहता है उसके पहले तू मेरी कुछ बातें तो सुन लो। यामिनी कहती नहीं, जो सुनना है कहना है वह कल आज नहीं। आदर्श कहता है जैसी तुम्हारी इच्छा तो कल ही मिलो। फोन रखने के बाद आदर्श खुद से ही कहता है कि यामिनी यदि तुम मेरी आज बातें सुन लेती तो शायद तुम्हें दर्द कुछ कम होता। जाओ मिलो निखिल से, अब कल पता चलेगा तुम्हें कितना दर्द होता है और तुम निखिल को पाने के लिए क्या कर सकती हो। ये सब सोचते हुए आदर्श अपने रूम में जाकर बैठ जाता है। और दूसरी तरफ यामिनी निखिल को कॉल करती है और कहती है कि निखिल क्या तुम फ्री हो। निखिल कहता है कि नहीं, मैं अभी फ्री नहीं हूँ क्योंकि मैं रिया के घर हूँ, मैं तुमसे कुछ घंटों बाद मिलता हूँ। कहाँ मिलना है, एड्रेस तुम मुझे सेंड कर देना। ये बोलकर निखिल फोन कट कर देता है। फोन कट हो जाने के बाद यामिनी बहुत उदास हो जाती है और खुद से ही कहती है कि निखिल रिया के है ही घर क्यों जाता है बार बार। मैं भी तो उसकी दोस्ती थी पर मेरे घर क्यों नहीं आया कभी। क्या उसे शर्म आता है मेरे घर आने में। क्या निखिल सच में मुझसे प्यार करता है या बस मुझे दोस्त मानता है। मुझे बस दोस्त माने होगा तो मैं भी उसके साथ एक दोस्त बन के रहूंगी क्योंकि मैं उसे किसी हालत में नहीं छोड़ सकती हूँ। प्यार करने का मतलब ये थोड़ी होता है उसको पाल लो किसी हाल में। और ना ही यह होता है कि जिससे तुम प्यार करते हो उसके ऊपर तुम जबरदस्ती अपना हक जमाओ और जबरदस्ती उसे अपना बना लो। क्योंकि जबरदस्ती में कोई प्यार नहीं होता है, वो आपको तो मिल तो जाता है पर आपसे कभी प्यार नहीं कर पाता है। और मैं निखिल के साथ कोई भी जबरदस्ती नहीं करना चाहूंगी। वह जिसके साथ रहना चाहता है वह रहे, मैं उसकी मदद करूंगी जिससे वह प्यार करता है उसको पाने में, ना कि उसके प्यार को उससे दूर करने में। क्योंकि हम जिससे प्यार करते हैं उसकी खुशी में ही हमें खुश बड़ी ही मिलती है, ना कि उसके दर्द और तकलीफ से हम खुश हो पाते हैं। इससे अच्छा तो यही है ना कि अपने दर्द को छुपाते हुए उसकी खुशी में हम मुस्कुराए। हम अगले से कितना प्यार करते हैं ये बात हम उससे भी ना बताएं, खामोशी से बस उससे हम प्यार करते जाएं। वह जो चाहे वह उसे मिल जाए, इसकी दुआ भी हम भगवान से करें, उसके प्यार को उससे मिलवाने की कोशिश हम हजार करें। आर्या लास्ट में एक छोटी सी शायरी खुद से कहती है, तेरे प्यार में खुद को लुटा भी ऐसे लिया क्यों तुझे पता ना चला, तुझसे हम प्यार करते रहे हैं ये तू जान भी ना पाया। क्या बेवफाई की भगवान ने मेरे साथ, जिससे मैंने दिल लगाया उसने किसी और से दिल लगा लिया। CH10 प्यार से समझा तो समझ जरूर आएगी ना। तभी रियो खुद से कहती है कि अब मैसेज तो कर दे निखिल के पास कि तुझे उससे स्कूल के पीछे वाले ग्राउंड में मिलना है। वह तुझसे प्यार करेगा तो सही है, नहीं करेगा तो वह दोस्त ही तेरा सही है। पर अब तुझे अपनी दिल की बात उसे बता ही देनी चाहिए। सब सोचते हुए यामिनी निखिल के पास मैसेज कर देती है। मैसेज देखते हुए निखिल ओके टाइप करके यामिनी के पास भेज देता है। इसे पढ़कर यामी कहती है चलो अच्छा है, कम से कम मिलने को तो राजी हो ही गया। उसके दिल में क्या है ये भी जान लेंगे और अपने दिल की बात उसे भी बता देंगे। ये सब सोचते हुए यामिनी तैयार होने चली जाती है। इधर निखिल शुभम के घर अभी तक था। दोनों आपस में बात करते हुए हंसते मुस्कुराते रहते थे। तभी रिया कहती है कि आप दोनों को बस हंसने के अलावा और कुछ नहीं आता है क्या। हर छोटी छोटी बातों पर बस हंसने लगते हैं आप दोनों। इस पर शुभम कहता है कि तुम नहीं जानोगे, दिल से दिल की बात है। तभी फिर से दोनों हंसने लगते हैं। रिया कहती है कि दिल से दिल की नहीं, पागलों के दिमाग से पागलों की दिमाग की है, जिसे बस पागल ही समझ सकते हैं, इंसान नहीं। रिया किस बातों पर शुभम रिया की तरफ देखते हुए कहता है कि क्या बात है, इंसानों के बीच में रहते रहते आज तूने इंसान बोली दिया खुद को। रिया शुभम को देखते हुए आंखों के इशारों से कहती है अब इंसानों के बीच में रह रहे हैं तो थोड़ी तो इंसानियत दिखानी पड़ेगी, क्या भैया यही बोले थे ना आप। शुभम कहता है बहुत मेरी बातों को कॉपी करने लगी है तू आजकल। रिया कहती है बहन आपकी हूं तो आपसे ही सीखूंगी ना। शुभम मुस्कुराते हुए कहता है ये भी अच्छा है। तभी निखिल कहता है कि अब आप दोनों को क्या हो गया, एक दूसरे की आंखों में देखकर क्या बोल रहे हैं आप दोनों एक दूसरे से। उसकी इस बातों पर रिया चिढ़ते हुए कहती है कि आंखों ही आंखों में कोई बातें भी करता है। निखिल कहता है नहीं, इशारे तो जरूर करता है। रिया कहती है कि तुम आजकल बहुत तरक्की करने लगे हो। उस पर निखिल कहता है कि बिगड़ेल लड़की तू भी सुधर जा, तभी तो तू भी तरक्की करेगी। इन दोनों की छोटी प्यारी नोकझोंक को देखते हुए शुभम हंसते हुए कहता है कि तुम दोनों फिर से चालू हो गए, शांति से बैठकर बात भी नहीं कर सकते हो क्या। इस पर निखिल कहता है शुभम यहाँ पर शांति कहाँ है जिसके साथ बैठकर हम बात करें। यहाँ पर यह नचड़ी है जिसके साथ बस हम बैठकर लड़ाई कर सकते हैं, ना कि बात। शुभम जोर जोर से हंसने लगता है हा 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 हा। रिया चिढ़ते हुए कहती है कि मैं नचड़ी हूं तो तू भी नचड़े है। इस पर निखिल कहता है कि तू बिगड़ेल भी है। तो रिया कहती है तू बिगड़ेला है। फिर से कहता है कि द फीमेल डॉगी है। रिया कहती है तू मेल डॉग है। निखिल कहता है तू बंदरिया। रिया कहती है तू बंदर। निखिल कहता है तू सिर चढ़ी। रिया कहती है तू सर चढ़ा। निखिल कहता है तू करेला। रिया कहती है कि निम। दोनों ऐसे ही घंटों तक लड़ते हैं। तभी शुभम चिल्लाते हुए कहता है अबे दोनों बस करो बे, अब मैं भी यहाँ पर हूँ, मेरी भी थोड़ी इज्जत कर लो। दोनों ऐसे गधों के जैसे लड़ रहे हो, बस दोनों के दोनों बंदर हो, दोनों के दोनों गधे हो, अब बस एक दूसरे के ऊपर उंगली उठाना दोनों बंद करो, वरना मैं दोनों को पीटना चालू कर दूंगा। इज्जत ही नहीं, बड़ा भाई बगल में बैठा है और ये दोनों कुत्तों के जैसे लड़ रहे हैं, थोड़ी तो शर्म कर लो। इस पर रिया कहती है शर्म क्यों करे, तू मेरा जेट लगता है। कभी शुभम कहता है नहीं तेरा बड़ा भाई हूं मैं, बहुत बोलने लगी है रिया, तू सही कहता है निखिल तू बिगड़ल है। रिया कहती है भैया फिर से चालू हो गए आप, वह भी इसकी बातों पर।
शुभम कहता है मेरी प्यारी बहना पहले तू कैसी थी, कितने शांत, इतनी शरीफ, ज्यादा बातें ज्यादा बकवास करने वाली तो बिल्कुल भी नहीं थी तू। खुद को देख अब तू कैसी हो गई है, बंदरिया कहीं की। कुत्तों जैसी लड़ती है, बंदरों के जैसे कूदती है और गधों की जैसे तो बातें करने लगी है। रिया कहती है भैया बस एग्जाम्पल दो तो, किसी इंसानों का दो, जानवरों का क्यों दे रहे हो। तभी शुभम कहता है कि क्योंकि तू अब जंगली हो गई है मेरी प्यारी बहना। बिल्ली के जैसे लड़ना चालू कर दिए, बोल मैं क्या करूं, मैं मजबूर हो गया हूं। रिया कहती है बस भैया अब बंद करो। शुभम कहता है ठीक है अब तुम दोनों भी बंद करो। दोनों कहती हैं ठीक है। शुभम कहता है ये हुई ना अच्छी बात। तभी निखिल को याद आता है कि उसे तू यामिनी से मिलने भी जाना था और वह 15 मिनट लेट है। तभी निखिल कहता है अच्छा शुभम और रिया मैं चलता हूँ। तभी शुभम कहता है कि क्यों निखिल, रिया की बातें तुम्हें बुरी लगी है क्या, जो इतनी जल्दी तुम जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, थोड़ा और रुको, कल सुबह चले जाना। तभी निखिल कहता है कि नहीं शुभम जी ऐसी कोई बात नहीं है, और रही बात रिया की तो उसकी बातें मुझे बुरी कभी नहीं लगती है। कहते हैं ना अपनों की बातें बुरी नहीं लगती, रिया मेरी अपनी है ना कि कोई पराई जो उसकी बातों का मुझे बुरा लगेगा। यह बातें सुनकर रिया खुद से ही कहती है तुम्हें मेरी बातों का बुरा क्यों लगेगा, तुम भी तो वैसे ही बातें कर रहे थे मेरे से। अभी रिया मुस्कुराते हुए कहती है कि तुम भी मेरे अपने हो तो क्या करना है, लड़ना झगड़ना प्यार करना तो चलता ही रहता है ना अपना में। निखिल कहता है हाँ अब तो सही बात बोली तूने। रिया कहती है सही बातें मैं हमेशा करती हूँ पर तेरे समझ में नहीं आती। निखिल कहता है कि प्यार से समझा, समझ में क्यों नहीं आएगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप इस कहानी के बारे में और अधिक जानकारी चाहते हैं तो पढ़ते रहिए कहानी वैम्पायर लव स्टोरी। और अगर आपको ये कहानी पसंद आए हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल को लाइक करते हैं तो हमें और अधिक मोटिवेशन मिलती है इस तरह की और कंटेंट बनाने के लिए। धन्यवाद। फोल्डेड हैंड्स, फोल्डेड हैंड्स, फोल्डेड हैंड्स।